नमस्ते दोस्तों। कथा कथन में आज सुनिए ब्रिटेन की सशक्त व वरिष्ठ कथाकार अरुणा सभरवाल की लिखी हुई कहानी उड़ारी। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आई कांट बिलीव दिस। ओ माई गॉड, थैंक यू। वो हतप्रभ थी, घटनाक्रम को समझ नहीं पा रही थी। शब्द किसी तारतम्य से जैसे बहे चले जा रहे थे। वो खुशी को रोक नहीं पा रही थी, पर सवाल ये था कि खुशी बांटे किसके साथ? कौन है उसका अपना इतना जिस पर विश्वास किया जा सके? एक बार देख तो लिया था इसका अंजाम। मुश्किल से ही मिलता है विश्वसनीय मित्र। आजकल तो हर इंसान मुखौटों के पीछे छिपा रहता है। कौन मित्र कौन नहीं, जैसा कोई संबंध ही नहीं रहा। छोड़ो इसे। वो खुश थी कि उसके मन में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। हैरान थी, क्या सचमुच वो सच था जो उसके कानों ने सुना था? अगर ये सच था तो दिमाग क्यों नहीं मानने को तैयार? क्षण भर के लिए वो आनंद मग्न हो हवा में उड़ने लगी। डर भी रही थी कि अगर किसी ने सुन लिया तो पल भर में उसका दाह संस्कार हो जाएगा। खुशियों का तो क्या, उसके भी चिथड़े चिथड़े कर दिए जाएंगे। उसने इधर उधर झांक कर देखा, कहीं भी कोई नहीं था। फिर अपनी ही इस हरकत पर लजाते बड़बड़ाने लगी। बेवकूफ़ कहीं की, लंदन में दीवारों के कान कहाँ होते हैं? क्यों घबरा जाती हो छोटी छोटी खुशी से? क्यों नकारती रहती हो इन्हें? तुम्हारा भी तो अधिकार है खुश होने का, अपने जीवन में रंग भरने का। उठो, स्वागत करो खुशियों का। अब जीवन रह ही कितना गया है। एक बार फिर उसका मन किया वही बातें सुनने को किया जो उसने अभी अभी सुनी थी। उसने फ़ोन उठाया, डायल करने लगी, फिर न जाने क्या सोचकर रख दिया। रह रह कर उसके कानों में वही शब्द गूंजने लगे थे जो अभी अभी उसने सुने थे। समझ नहीं आता किस रिश्ते से संबोधित करूं। उस दिन इतनी सादगी में भी तुम, आगे नहीं कहूँगा, अगर कह दिया तो ब्लश करने लगोगी। देखो ना, अभी भी तुम्हारा चेहरा धीरे धीरे गुलाबी होता जा रहा है। इतना सोचते ही वो लज्जाई, मुस्कुराई और मन ही मन आनंदित हो उठी। हैरान थी कि उन्हें कैसे पता चल गया कि वो शर्म से गुलाबी होती जा रही है। लैंडलाइन फ़ोन में तो कैमरा नहीं होता। अच्छा ही है जो कैमरा नहीं होता। हाँ, अगर रिकॉर्डिंग का बटन होता तो अच्छा होता। बार बार वही बात सुन तो लेती। इससे तो बचपन ही अच्छा था। जीवन इतना जटिल तो न था। ये टेक्स्ट, ईमेल, फेसबुक तथा व्हाट्सएप का चक्कर तो था ही नहीं। बस प्यार का इकरार और इजहार झट से पत्र में उकेर डाला। उस प्रेम पत्र को एक बार क्या 1000 बार पढ़ने में भी जितनी मन में गुदगुदी होती थी, आनंद आता था, उतनी मिलने में भी नहीं। जब चाहो पढ़ लो, पर चोरी चोरी। घर में किसी के सामने पढ़ना मानो मौत को निमंत्रण देना था। या फिर कॉलेज से छुट्टी का मतलब तुम्हारी आज़ादी पर ताला। आज़ादी पर ताला समझो कि तुम्हारी प्रेम कहानी का दी एंड। कई बार तो बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती थी, विशेष रूप से अगर तुम्हारे आस पड़ोस वालों की पैनी नज़र तुम पर पड़ गई तो। इसीलिए सभी चाहने वालों को फिल्म देखने के बहाने थिएटर में 3 घंटे बैठना अच्छा लगता था। बेशक मध्यांतर में जरूर तलवार की तेज़ धार गर्दन पर लटकी रहती थी। एक थिएटर ही ऐसी जगह थी जहाँ प्यार से देखने के साथ साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ने का मौका जरूर मिल जाता था। बहुत विकट स्थिति थी जब तक घर नहीं पहुँच जाते थे। पर हाँ, उसकी चचेरी बहन सुमन बहुत बहादुर थी। वो निधड़क सभी के सामने किताब पढ़ने की आड़ में अपने प्रेम पत्र पढ़कर उसे कायरता का एहसास दिलाती थी। वो इतना जोखिम नहीं ले सकती थी। उसका तो कोई और ही ठिकाना था, वही घर का 3/5 फुट का सबसे छोटा कमरा, समझ गए ना, जहाँ केवल सुबह सुबह ही चहलकदमी होती थी। उसके उपरांत अक्षुब्ध एकांत, मेरा मतलब शांति, जहाँ भय बिन बैठकर बार बार पत्र पढ़ा जा सकता था। मुश्किल ये थी कि अंग्रेजी सिस्टम तो था नहीं, ठंडे ठंडे फर्श पर बैठकर ही काम चलाना पड़ता था। अब ये मत पूछना पत्र रखती कहाँ थी, शर्म आती है। हाँ, हजारों बार पत्र पढ़कर रट तो जाता था, परंतु अब स्थिति और है। 3 दशक के अंतराल के पश्चात किसी ने आज फिर से उसका हृदय द्वार खटखटाया और
प्रशंसाओं का घड़ा उड़ेलते गए। यकायक स्तब्ध और निशब्द हुई वो, कुछ पल लगे संभलने में। फिर भी सोचने लगी, उसकी बातों का यकीन कौन करे। फिर भी आत्मविभोर हो उठी थी वो। भागी तुरंत आईने की ओर। सोचा कि आईना तो झूठ नहीं बोलता। मन कुछ और कह रहा था, आईना कुछ और दिखा रहा था। आईना दिखा रहा था कि राधिका, अब तुम 16 वर्ष की किशोरी नहीं, 61 वर्ष की परिपक्व प्रौढ़ महिला हो। 61 का सोचते ही उसके प्रत्यक्ष स्कूल के इतिहास की अध्यापिका मिसेस डाबर का चेहरा घूमने लगा। पोपला पोपला सा चेहरा, आंखों के नीचे काले काले गोल चक्कर और उसके नीचे झूलती मांस की थैलियाँ, शरीर जैसे तारकोल का ड्रम। सब उन्हें ओल्ड मेड कहकर पुकारते थे। ये सोचते उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। उसने एक बार फिर चश्मा लगा कर देखा तो सांस में सांस आई। फिर सोचा, फेशियल तो बनता है, पर आज तक तो कभी फेशियल तो क्या, ब्यूटी पार्लर भी नहीं गई, तो अब क्यों? अब ना तो फेंकने को पैसा है और ना ही समय। वैसे भी इन बातों में कभी उसका कोई झुकाव रहा ही नहीं। वो सोचती है, जो हूँ सो हूँ। फेशियल तो नहीं तो एक नया टॉप ही ले लेती हूँ। उसने घड़ी देखी, अभी तो 3 घंटे बाकी हैं बाज़ार बंद होने में। फिर ध्यान आया, उस दिन तो लिए थे 3 टॉप मानसून की सेल से। फ़ोन की घंटी बजी। ए राधिका, जन्मदिन मुबारक हो। सहेली कांति थी। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरा जन्मदिन है। वो तो भूलना ही था, सठिया जो गई हो। ये बात याद दिलानी ज़रूरी थी क्या? तेरा कौन सा दूर है, देखना मैं कैसे जतला जतला कर जले पर नमक छिड़कूंगी। अगर याद न दिलाती तो लंच का बहाना क्या ढूंढती? इतना तो बनता है, कल मैं खाली हूँ, स्टेनमोर में कैसा रहेगा? पर कल मैं खाली नहीं हूँ, अगले हफ्ते किसी दिन सही, राधिका ने टालते हुए कहा। ठीक है, बता देना, मेरा मोबाइल बज रहा है। ओके, बाय। कांति की बात सुनकर राधिका आकाश से नीचे उतर आई। सठियाने शब्द ने उसे धरातल पर ला खड़ा किया। इस उम्र में क्या सूझी है, वो भी एक पंजाबी के साथ। गुजराती समाज क्या कहेगा? नानी दादी बन गई है, अब इश्क विश्क का नहीं, भगवान का नाम लेने का समय है। क्या उदाहरण दे रही है दामाद और बहू को, बदनाम हो जाएगी। ये सोचकर वो असमंजस में पड़ गई। उसे गुजराती होने पर क्रोध आने लगा। बड़बड़ाई, ये गुज्जू भी ना कितने खड़ूस और संगदिल होते हैं, न जीना जानते हैं और न ही जीने देते हैं। वो फुसफुसाई, सोच ले राधिका रानी, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, मना किया जा सकता है। पर क्यों? उसने खुद से सवाल किया। उम्र भर अकेली ही अहम से अहम फैसले लेती आई हो, इस छोटे से फैसले में इतनी दुविधा क्यों? तुमने खुद ही तो खींची हैं ये रेखाएं और सीमाएं। अगर खींच सकती हो तो मिटा भी सकती हो। यही वक्त है। वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे से अजनबी तो हो नहीं, पिछले 2 दशक से एक दूसरे के अकेलेपन को छूते आए हो, किंतु कदम रखने से डर क्यों? आज अगर दोनों में से एक ने पहल कर दी तो अच्छा ही किया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यही वो शख्स है जिससे अनेकों औरतें मेल जोल बढ़ाने को तरसती हैं। तरसे भी क्यों ना, एक्स आर्मी ऑफिसर, सांवला सलोना, उसकी तीखी तीखी मूछें, मोटी मोटी आँखें जो हर समय बोलती रहती हैं, एक जिंदा दिल मस्त इंसान जो अपने शिष्ट व्यवहार से किसी को भी अपना बनाने का हुनर जानता है। अगर वही दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो हिचकिचाहट कैसी? उम्र भर तो गंभीरता और व्यस्तता का कवच चढ़ाए रखा, अब तो टूटेगा ही टूटेगा। ये सब बंदिशें औरतों के लिए ही क्यों? अंग्रेज़ों की कितनी अच्छी सोच है कि यू ओनली लिव वंस, जियो और जीने दो। यही है प्रदर्शन मंच, दूसरा अवसर नहीं मिलने वाला। खुशियों को ठुकराओगी तो दोबारा पास नहीं फटकेंगी। उसके भीतर गहरे से आवाज़ उठी। जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी। उसने मेरे भीतर की औरत को दोबारा जीवित किया है, मेरे आत्मविश्वास को उभारने का निरंतर प्रयास किया है। पति की मृत्यु के पश्चात समाज की लकीरों पर चलते चलते मेरा अस्तित्व ही कहीं गुम हो गया था। फिर आजकल के बच्चों की सोच भी संकुचित नहीं है। अपनी व्यस्तता के कारण उनके पास समय भी तो नहीं है। वो अपने माता पिता को खुश देखना चाहते हैं। वैसे मेरे बच्चे भी कई बार संकेत दे चुके हैं। अभी पिछले सप्ताह की बात है, बेटी कह रही थी, माँ मैं जानती हूँ लंदन में सर्दियों की शामें कितनी लंबी और डरावनी होती हैं। अच्छा हो अगर आप भी कोई मित्र या साथी ढूंढ लें। मैं और भैया अपनी अपनी व्यस्तता के कारण
ना तो आपके साथ रह सकते हैं और ना ही आपको अधिक समय दे पाते हैं। कितनी समझदारी की बात कह गई थी बेटी, क्यों इतना सोच रही हूँ? पुरुष और नारी की दोस्ती का एक ही अर्थ क्यों निकाला जाता है, वो भी इस उम्र में? रिश्ता दोस्ती का भी तो हो सकता है, जिसमें न कोई लालसा, न जोर, न जबरदस्ती। एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध होते हुए भी स्वतंत्र अस्तित्व रखा जा सकता है। ऐसे स्थिति में कुछ और सोचना दोस्ती को संकुचित करना होगा। मेरे विचार से पुरुषों के भी कुछ सिद्धांत होते होंगे, सीमाएं होती होंगी, नहीं तो इतना प्रभावशाली व्यक्ति अकेला क्यों है? उसे तो जवान से जवान औरतों ने सराहा होगा, दिल छिड़कने को तैयार होंगी। बेशक एक बार फ्लर्ट करने को ही सही, अपने ही हक में दलीलें देते देते न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह के सूरज की तिरछी फांक ने कमरे में खेलते खेलते उसे जगा डाला। कुरमुरी सुबह थी, एक ताजगी भरी सुबह, जिसकी सुगंध ने उसके रोम रोम को पुलकित कर दिया। उसने गहरी सांस लेते अंगड़ाई ली, फिर रजाई में मुंह छिपाकर ख्यालों में गुम हो गई। अचानक अलार्म ने कहा, उठो राधिका, उठो। घर की दिनचर्या में ऐसी जुटी कि जब घड़ी देखी तो शाम के 4 बज चुके थे। उसे चिंता होने लगी। तैयार भी होना था। अब उसके सामने एक शाश्वत सत्य मुँह बाए खड़ा था। हम औरतों की ये सबसे बड़ी समस्या है कि अलमारी बेशक कपड़ों से भरी हो, किंतु जब कहीं जाने का प्रश्न उठता है तो हमारे पास पहनने का कोई कपड़ा नहीं मिलता। उसने अलमारी खोली, टॉप निकाल ही रही थी कि मानसून का बैग नीचे गिर पड़ा। वो उसे रखकर भूल चुकी थी। उसने अलमारी में से 7 टॉप निकाले और पलंग पर बिछा दिए। अब दुविधा थी कि कौन सा पहना जाए। यही सोचकर कि इसे पहनकर उसे ज़मीन में थोड़ी धंसना है, उसने लाल और गुलाबी टॉप निकाल दिए। समस्या वहीं की वहीं खड़ी थी। यकायक उसे याद आया कि बचपन में ऐसी छोटी छोटी दुविधाओं का समाधान कितनी आसानी से निकल आता था। बस हो गई चालू, अक्कड़ बक्कड़, बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 वगैरह वगैरह। अंत में 2 टॉप ही रह गए, एक गहरा नीला, दूसरा हल्का हरा। अभी तो उसका मन खुश नहीं था। अक्कड़ बक्कड़ से पूरी समस्या हल नहीं हुई थी। उसे तो देखना ही था कि उस पर कौन सा फबेगा, किसको पहन के उसका चेहरा गुलाबी तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि एक बार शर्माने लग गई तो चेहरा तो लाल होगा ही होगा, जुबान भी तालू से चिपक जाएगी। उसने एक एक करके सभी टॉप पहनने शुरू कर दिए। बाहर धूप को देखते हुए उसे हल्का हरा टॉप ही ठीक लगा। कपड़े तैयार करते करते 6 बज गए थे। 7 बजे का समय था। अफरा तफरी मच गई। एक समस्या सुलझी ना थी कि अब बालों ने समस्या खड़ी कर दी। ऊपर बांधूं या खुले छोड़ दूं? फिर ध्यान आया, बहुत दिन पहले क्लब में पंजाबी बाबू ने कहा था, खुले बालों में तुम अपनी बेटी की बड़ी बहन लगती हो, खुले बाल ही ठीक रहेंगे। पंजाबी से 2-3 वर्ष बड़े होने का अंतर भी छिप जाएगा। वैसे इसका बोध तो उसी को है, पंजाबी को कहाँ परवाह। सोचा जाए तो ये कोई समस्या भी नहीं है। तैयार होते होते 6:45 बज चुके थे। निकलते वक्त एक बार फिर उसने आदमकश आईने में अपनी पूरी छवि देखी। एक गहरी सांस लेकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगी थी कि एक बार फिर उसका मन डावाडोल होने लगा। हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। उसने सामने पड़े गुलदस्ते में से एक गुलाब का फूल निकाला। एक एक पंखुड़ी तोड़ते हुए हाँ या ना में उत्तर ढूंढने लगी। फिर दिमाग में आया, इतनी अनिश्चय की स्थिति में वो पहले कभी नहीं फंसी। क्यों उलझती रहती है बेकार की बातों में, उलझे धागों की सी। फिर सुलझाने में समय बिता देती है। पल भर को उसे लगा कहीं अपने मृतक पति के साथ विश्वासघात तो नहीं कर रही। इसके उत्तर में उसे अपनी माँ की बात याद आई, जो मरते वक्त उसने कही थी, राधिका बेटा, बीते पलों से इतना मोह मत रखना कि वर्तमान को गले न लगा सको। वर्तमान में जीना सीखो, एक दिन खुशी का जी लो, वही बहुत है। 7 बजने को 5 मिनट थे। बाहर अभी उजाला था। अब वो तैयार थी इस जोखिम के लिए। उसने आईना देखा, आंखों का रंग भी बदला बदला सा था। वो लजा गई। इस वक्त वो अपने आप को 61 की नहीं 16 वर्ष की किशोरी महसूस कर रही थी। वही फुर्ती, वही उत्साह, वही उमंग, ना जाने उसमें कहाँ से आ गई। वो आज़ाद पंछी की तरह उड़ने को बेताब थी। उस क्षण उसके सब मूल बोध बिखर गए, आस्थाएं छिटक गईं, आंतरिक बंधन तार तार हो गए। उसने घर की खिड़कियां, ताले और गैस चेक किए, गहरी सांस ली, अपना बैग उठाया, दरवाज़ा खोला, पहला कदम बाहर रखा, ठिठकी,
फिर मुस्कुराई, दरवाज़ा बंद करके निकल पड़ी। आज उसके लब गुनगुना रहे थे। अभी आपने सुनी अरुणा सभरवाल जी की लिखी हुई एक सशक्त कहानी उड़ारी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।